नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे कोविड-19। कोविड-19 हाल ही में जो ग्लोबल पेंडेमिक के रूप में फैली हुई है, उसके बारे में हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब को कवर करूंगा। और साथ में आपके मन में इससे संबंधित क्या क्या जिज्ञासाएं हैं, उन सब को भी पूरी करने की मैं पूरी कोशिश मेरी तरफ से करूंगा। तो आज हम कोविड-19 के बारे में पूरा डिटेल में सारी बातें, थोड़ी सी लंबी क्लास हो सकती है, बट जो इसके बारे में वो सारी बातें आज हम करेंगे। कोविड-19, ओके साहब, बीमारी का नाम क्या है? जनरली हम लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में तो कोरोना कोरोना बोल देते, साहब कोरोना हो गया, कोरोना पॉजिटिव हो गए, बट ऑफिशियल नाम इसका जो है वो क्या है? कोविड-19। 2019 में स्टार्ट हुआ था ये, इस वजह से उसको 19 कहा है, और कोरोना वायरस से होता है इसलिए इसको बोलते हैं कोविड-19। तो कोरोना वायरस डिजीज 2019। अब इसका ऑफिशियल कारण अगर कहें, कॉजेटिव एजेंट कहें, हर एक बीमारी का कारण होता है, तो इसका भी कारण है। क्या है? कोरोना वायरस है, ये तो हम जानते ही हैं। बट कोरोना वायरस का WHO ने इस बीमारी का, कोरोना वायरस जो है उसका ऑफिशियल नाम जो दिया है वो दिया है सार्स कोव 2। सार्स कोव 2। सार्स कोव 2 क्या है? तो इसका पूरा अगर देखें, एस का मतलब है सीवियर, और सीवियर का मतलब कुछ घातक होता है, हम जानते ही हैं, बहुत सीवियर है, कंडीशन बहुत सीवियर है, यानी बहुत घातक है, तो ये सीवियर है। ए का मतलब एक्यूट, और एक्यूट का मतलब जिसमें लक्षण बहुत तेजी से प्रकट हो। आज बॉडी के अंदर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया घुसा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में उसके लक्षण आने लगे, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट। और ये आज बॉडी के अंदर एंटर हुआ, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद पता चले कि साहब कोई ना कोई दिक्कत है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक। तो 2 चीज आती है, एक्यूट और क्रॉनिक। तो इसमें क्योंकि सिम्टम बहुत तेजी से आते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्यूट। आर का मतलब रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी का मतलब श्वसन तंत्र है, तो श्वसन तंत्र से संबंधित है कुछ न कुछ। एस का मतलब सिंड्रोम, और सिंड्रोम शब्द कहीं पे भी आता है तो इसका मीनिंग होता है लक्षणों का समूह, ग्रुप ऑफ सिम्टम। तो कुल मिला के ये एक सीवियर बीमारी है, बहुत तेजी से इसके लक्षण प्रकट होते हैं, और रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आता है, सांस से संबंधित, श्वसन तंत्र से संबंधित लक्षण आते हैं। जैसे सांस लेने में दिक्कत आती है, सर्दी जुकाम के लक्षण आते हैं, छींके आती है, नाक लाल लाल हो जाता है, नाक में से पानी गिरता है, ये लक्षण आए तो हम बोलते हैं कि ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। और आगे कोव 2 का मतलब कोरोना वायरस 2, कोरोना वायरस 2। और 2 क्यों लगाए? क्योंकि इससे पहले, लगभग इसी कोरोना वायरस के कारण से पहले भी एक बीमारी हुई थी, उसका हमने नाम सार्स कोव 1 दिया था, इस वजह से इसका क्या दे दिया? सार्स कोव 2। तो कुल मिला के ये इसका वायरस का आधिकारिक नाम कहें, ऑफिशियल नाम कहें, साइंटिफिक नाम कहें, कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो वो ये है। अब ये WHO ने जो डिक्लेयर किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सब जानते ही हैं, तो WHO ने ये जब डिक्लेयर किया, उससे पहले चाइना की तरफ से इसका नाम जो यूज किया गया था वो किया गया था NCOV। NCOV का मतलब, N का मतलब नोवेल, नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल, और नोवेल का मतलब होता है नया, न्यू। चाइना ने कहा साहब पहले एक बार कोरोना फैला था, लेकिन इस बार वाला कोरोना कुछ अलग है, नया है, तो इसलिए इसको कहा कि नोवेल कोरोना वायरस। तो ये अगर कहे कि कोविड-19 का कारण नोवेल कोरोना वायरस है, बिल्कुल नोवेल कोरोना वायरस है। पहले इसका यही नाम दिया गया था, अस्थायी कहें, टेम्परेरी कहें, तो अस्थायी नाम ये था वायरस का। लेकिन अभी अगर कहें तो चूंकि WHO ने इसका ये नाम दे दिया है, तो अब हम यही कहेंगे कि ये नाम है। तो एग्जाम में किसी भी ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करें कि ये
WHO के द्वारा दिया गया साइंटिफिक ऑफिशियल नाम है। ये चाइना ने पहले उसका नाम यूज किया था, बट WHO ने जब इसका नाम SARS-CoV-2 दे दिया तो इसके बाद में ठीक है, अब नोवेल कोरोना वायरस भी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं कहते हैं, बट ऑफिशियल नाम ये है। तो दो फैक्ट कहें, दो इंफॉर्मेशन कहें, वो एक तो ये हो गई। अब कोरोना वायरस के बारे में कुछ टेक्निकल शब्द कहें तो वो, अब ये जो कोरोना वायरस जो है, ये कोई भी एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उनका एक वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें एक लंबा चौड़ा, यानी ये किस जंतु जगत का है या पादप जगत का है, तो किंगडम कौन सा है, उसके बाद आता है कि ये फाइलम कौन सा है, उसके बाद है क्लास कौन सी है, ऑर्डर कौन सा है, फैमिली कौन सी है, जीनस कौन सा है, स्पीसीज क्या है। ये इतना एक हर एक जीव का पूरा क्लासिफिकेशन जो आता है वो आता है। उसमें से कुछ चीजें ऐसी होती है जो एग्जाम में पूछने के लायक होती है। तो कोरोना वायरस के बारे में अगर देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस का ऑर्डर कौन सा है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है इसका, तो साहब नीडो वायरल्स, नीडो वायरल्स। बिल्कुल, आपको कभी भी ये पूछे तो आप ये कहोगे कि ये ऑर्डर के लिए हिंदी में शब्द आता है गण। अब आपको गण कहेंगे या समूह कहेंगे, लिखने वाला क्या लिखेगा, या ऑर्डर ही लिख देगा। तो कोरोना वायरस कौन से समूह का है, कौन से गण का है, कौन से ऑर्डर का है, तो नीडो वायरल्स का है, क्योंकि यहां पे कोरोना शब्द यूज में नहीं लिया है। ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, कौन से कुल का है, तो फैमिली की बात आती है तो कोरोना वायरिडी। यहां तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, फैमिलियों में ज्यादातर में वायरिडी ऐसे पीछे लगता है, तो कोरोना वायरिडी। उसके बाद में सब फैमिली भी होती है इसकी, सब उपकुल कहें तो वो है इसका ऑर्थो कोरोना वायरिनी। यहां पे डी है, यहां पे नी आ गया और आगे ऑर्थो और जुड़ गया, तो ऑर्थो कोरोना वायरिनी। तो ये भी अगर आपको एग्जाम में कभी पूछा जाए कौन से गण का है, कौन से कुल का है और कौन से उपकुल का है, तो आप ऑर्थो कोरोना वायरिनी, तो ये नीडो, यहां कोरोना वायरिडी और यहां कोरोना वायरिनी, आगे ऑर्थो शब्द और जुड़ा हुआ है। तो ये तीन टेक्निकल शब्द और जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो। अब उसके बारे में कोरोना वायरस थोड़ा कैसा है कैसा नहीं है, ये और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कोई भी वायरस हो, उसकी स्ट्रक्चर जैसी होती है, लगभग ऐसी ही स्ट्रक्चर इसकी है। तो बीच में इसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसके चारों ओर सभी में एक न्यूक्लियोप्रोटीन होती है। वो न्यूक्लियोप्रोटीन के चारों ओर और प्रोटीन होती है, और उस प्रोटीन पे कुछ ऐसे स्पाइक्स लगे हुए होते हैं। तो मोटे तौर पे अगर देख लें तो बिल्कुल हम ऐसा एक डायग्राम बना सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है, ये दोनों थोड़े से, मैं अगर इनकी बात करूं तो यहां पे ये कुछ ऐसे होते हैं। कभी भी आपको अगर कोरोना वायरस शॉर्ट में बनाने की है तो बिल्कुल एक गोला बना दीजिए और ऐसे बना दीजिए, बस ये बना दिया, ये हो गया आपका कोरोना वायरस का फोटो। तो ज्यादा कुछ तो दिखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। सब कोई भी वायरस हो, दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एक न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन। इन दो से मिलकर सभी वायरस बने हुए होते हैं, जो हम शायद जानते ही होंगे। तो बीच में न्यूक्लिक एसिड,
न्यूक्लिक एसिड शब्द जब भी आता है इसका मतलब या मतलब डीएनए और आरएनए की बात हो रही है। न्यूक्लिक एसिड शब्द कभी भी कहीं पे भी आता है इसका मतलब वो या तो डीएनए की बात कर रहा है या आरएनए की बात कर रहा है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड दोनों में से एक की बात कर रहा है। तो इसमें एक तो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब न्यूक्लिक एसिड इसमें कौन सा होता है? वायरस जो होते हैं उसमें एक बात हम पहले से ही जानते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई एक होता है, दोनों साथ में कभी भी नहीं होते। तो इसमें आरएनए वायरस है। ठीक है साहब। अब आरएनए वायरस में इसकी 3-4 ऐसे शब्द हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक पहला शब्द तो ये जो है अनसेगमेंटेड है। अनसेगमेंटेड का मतलब अखंडित। अब ये शब्द यहां पे क्यों यूज में लिया जा रहा है? तो सब कोरोना वायरस जो है उस कोरोना वायरस में, उसके अलावा अगर बहुत से दूसरे वायरस होते हैं, सपोज मैं ये करूं और उसमें ये बनाऊं कि साहब 1 2 ये 3 टुकड़े हैं उसमें, तो इसका मतलब ये खंडित है। तो वायरस दोनों तरह के होते हैं, सेगमेंटेड भी होते हैं और अनसेगमेंटेड भी होते हैं। तो हम जिस इस कोविड-19 वाले की बात कर रहे हैं वो कैसा है? अनसेगमेंटेड है। बिल्कुल लाइन लिखी हुई आ सकती है कि ये अनसेगमेंटेड है या सेगमेंटेड है। एक बात तो ये, तो ऐसे होते हैं तो उसको हम सेगमेंटेड बोलते हैं। और चूंकि ये पूरा जुड़ा हुआ है, अलग अलग टुकड़े नहीं है, खंड नहीं है इसके, तो हम इसको बोल देते हैं अनसेगमेंटेड। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, इसके लिए हम शब्द यूज में लेते हैं पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस। अब आरएनए वायरस या आरएनए जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव सेंस होते हैं और एक नेगेटिव सेंस होते हैं। पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस क्या होते हैं? तो शॉर्ट में इतना समझ लीजिए, जो फास्ट रेप्लिकेशन हो जिसका बहुत तेजी से, तो वो होता है पॉजिटिव सेंस। अभी मैं आगे बताऊंगा, जिसमें ये खुद जो है एक मैसेंजर आरएनए के रूप में काम करे और जैसे ही सेल के अंदर घुसे तो सेल के अंदर घुसते ही फटाफट अपने जैसे प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश सीधा राइबोसोम को दे दे, केंद्र के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, तो खुद मैसेंजर आरएनए के रूप में काम में करे, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंस। और वो खुद मैसेंजर आरएनए के रूप में काम नहीं करके पहले न्यूक्लियस में जाए और फिर वहां से वापस आके राइबोसोम को निर्देश दे, जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 सेंस होते हैं। मैं आगे और इसको थोड़ा क्लियर करूंगा, अभी क्योंकि 2-2 बार क्लियर करने का कोई मीनिंग रहता नहीं है, इसलिए आप इतना सा ध्यान रखें कि ये जो है वो कैसा है? पॉजिटिव सेंस है। पूछा जा सकता है पॉजिटिव सेंस है या नेगेटिव सेंस है, तो कैसा है? पॉजिटिव सेंस। दूसरी बात। तीसरी बात, ये सिंगल स्ट्रैंड। अब सिंगल स्ट्रैंड का मतलब क्या है? एक बात कॉमन जो मेरे ख्याल से सबको पता होगी कि ऐसे एक धागा कर रखा है, इसको हम बोलते हैं आरएनए, और ऐसा 2 धागे कर रखे हों तो उसको बोलते हैं डीएनए। ये मेरे ख्याल से सब जानते हैं। डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए जनरली होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। लेकिन कुछ कुछ आरएनए डबल स्ट्रैंड भी होते हैं। इस वजह से ये भी शब्द यूज में लेना जरूरी है कि ये कैसा है? सिंगल स्ट्रैंड है। डबल स्ट्रैंड हम जितनी बीमारियों को जानते हैं उसमें एक, यहां से ही आप ध्यान रख ले, रोटा वायरस। बच्चों में रोटा वायरस का इंफेक्शन हो तो बच्चों को दस्त लगती है। वैक्सीनेशन अगर नहीं लगा हुआ हो तो ये काफी नुकसानदायक हो सकता है, और ज्यादा अगर दस्त नहीं रुके तो डेथ भी हो सकती है। तो ऐसा एक वायरस है जिसको हम बोलते हैं रोटा वायरस। ये डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। इसकी क्या खास बात है कि रोटा वायरस जो होता है वो डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। बाकी इसके अलावा हम जनरली जो वायरल डिजीज पढ़ते हैं और उसमें जो आरएनए वाली डिजीज है उसमें सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, जिनको हम कॉमन जानते हैं। वैसे बहुत सारी होती है, हम कॉमनली जिनको जानते हैं, इसलिए आपको ये पता नहीं भी हो कि ये सिंगल स्ट्रैंड है या डबल स्ट्रैंड है तो आंखें बंद करके सिंगल स्ट्रैंड लिख देवें, क्योंकि हम जिनको जानते हैं उसमें एक रोटा वायरस है, कॉमनली हम जिनको जानते हैं उसमें वो डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, बाकी सारे सिंगल ही है। तो ये सिंगल स्ट्रैंड है और आरएनए वायरस है। बिल्कुल ये एग्जामों में शॉर्ट के छोटे में पूछा जाता है कि डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है। पॉजिटिव स्ट्रैंड
पॉजिटिव सेंस है या नेगेटिव सेंस है, सिंगल स्ट्रैंड है या डबल स्ट्रैंड है, सेगमेंटेड है या अनसेगमेंटेड है। तो अगर आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन इस अंदर वाले उसके बारे में पूछे तो ये 4 इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अनसेगमेंटेड है, पॉजिटिव सेंस है, सिंगल स्ट्रैंड है और आरएनए वायरस है। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये यहां वाली बात होगी, इसमें जो ये कलर्ड में दिखा रखा है वो। अब उसके अलावा यहां पे कोई भी वायरस हो उसमें न्यूक्लिक एसिड के साथ में दूसरा जो होता है वो होता है प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये 2 चीजों से मिलकर वायरस बने हुए होते हैं। अब प्रोटीन को लेके भी एग्जाम में कुछ पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन सी प्रोटीन होती है। तो इसमें मेनली 4 तरह की प्रोटीन इसकी स्ट्रक्चर बनाती है। 4 तरह की प्रोटीन होती है। कौन कौन सी 4 तरह की प्रोटीन होती है? एक तो ये जो न्यूक्लिक एसिड के साथ में जुड़ी हुई है इसको हम बोलते हैं एन। ये जो व्हाइट में मैंने दिखा रखी है इसको मैं कहता हूं एन प्रोटीन। एन प्रोटीन का मतलब न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड से जुड़ा हुआ है, आरएनए से जुड़ा हुआ है वो, तो इसको हम बोलते हैं एन प्रोटीन कहें, या हम कह सकते हैं इसको न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन। या न्यूक्लिक एसिड कैप्सिड प्रोटीन भी बोल सकते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन एक तो ये हो गई सब, ठीक है। और अब ये जो गोल गोल स्पाइक लगा रखे हैं इनको हम बोलते हैं स्पाइक। स्पाइक यानी कांटे। ये जिस प्रोटीन से बने हुए होते हैं इसको हम बोल देते हैं एस प्रोटीन। स्पाइक ऊपर कांटों की तरह ऐसे लगे हुए होते हैं तो स्पाइक या स्पाइक प्रोटीन कहें तो एस प्रोटीन कह सकते हैं। तो दूसरी एन, एक एन एक एस, 2 तो ये हो गई। अब इन 2 के अलावा कुछ और होती है, जैसे कुछ और भी ऐसी प्रोटीन होती है। बस जस्ट दिखाने के लिए अलग कलर में ऐसे दिखा सकता हूं। दो तरह की और प्रोटीन होती है। एक को तो मैंने नाम दे दिया, सपोज मैं ये जो है ये इसमें थोड़ी सी कम दिख रही है तो ये एनवेलप प्रोटीन या जिसको हम ई प्रोटीन कह सकते हैं। ई प्रोटीन, ई का मतलब एनवेलप, एनवेलप घेरने में ये भी हेल्प करती है। इसलिए ये जो थोड़ी ज्यादा दिख रही है इसको मैं कह देता हूं एम प्रोटीन। एम का मतलब मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो कुल मिला के एक कोरोना वायरस की जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर में अनसेगमेंटेड, पॉजिटिव सेंस, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, साथ में 4 तरह की प्रोटीन होती है। 4 तरह की कौन सी प्रोटीन? तो साहब इस न्यूक्लिक एसिड से जुड़ी हुई एन प्रोटीन, ये स्पाइक जो बन रहे हैं इनमें एस प्रोटीन, ये मेम्ब्रेन जो बन रही है उसमें एम प्रोटीन, और उसके साथ साथ में एनवेलप प्रोटीन। ये 4 तरह की प्रोटीन इसमें मिलती है। तो कभी भी आपको अगर पूछा जाए तो ये 4 तरह की प्रोटीन आप बता सकते हो। अब ये थोड़ा सा दिखने में क्राउन की तरह दिखता है, मुकुट की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? क्राउन। जैसे पहले राजा महाराजा अपने सिर पे लगाते थे, जिनको हम ताज कह सकते हैं, जिनको हम मुकुट कह सकते हैं, इनकी तरह दिखता है। इसी वजह से इसका नाम दिया कोरोना। कोरोना नाम इसको क्यों दिया गया? तो कोरोना का मतलब अपने आप में ही मुकुट होता है, ताज होता है, क्राउन होता है। ये दिखने में थोड़ा ताज की तरह, मुकुट की तरह दिखाई देता। कभी पूछा जाए इसको कोरोना नाम क्यों दिया गया, तो कोरोना इसकी अपीयरेंस के आधार पे, इसकी जो दिखावट है, जो दिखाई देता है वो, उसके आधार पे कि ये क्राउन के जैसा दिखाई देता है, इस वजह से हम इसको कोरोना बोलते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा एक साथ में हम लिख लेंगे। अब ये जो है इसमें
अंदर जो आरएनए है, और आरएनए के अंदर आपको सबको पता होगा, इतनी उम्मीद रखता हूं कि आपको जानकारी होगी कि डीएनए आरएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस होते हैं, और वो जो नाइट्रोजन बेस आरएनए में होते हैं उनमें 4 जो हैं वो एक एडिनिन, एक ग्वानिन, एक साइटोसिन और एक यूरेसिल। डीएनए अगर होता तो मैं यहां पे थाइमिन लिख देता, और ये 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। डीएनए आरएनए में की संरचना पढ़ते हैं तो नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार, भाई नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट और सुगर, ये 3 मिलके डीएनए और आरएनए दोनों ही बनते हैं। ये तीनों हो तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये नाइट्रोजन, अब इनकी जो है एक सीक्वेंस होता है, इनका सीक्वेंस अलग अलग जो है, सपोज हम कहें कि ये अलग अलग तरह के जीन बनते हैं और उन अलग अलग तरह के जीन में अलग अलग सीक्वेंस होता है। तो सपोज मैं कहूं कि एक सीक्वेंस यू यू सी सी जी जी ए ए जी 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 सी सी सी, सपोज ये एक सीक्वेंस है। ऐसे कैसे कोई दूसरा जीन बन रहा होगा, उसका दूसरा सीक्वेंस होगा, तीसरा कोई जीन हो रहा होगा, तीसरा सीक्वेंस बन रहा होगा। ऐसे अलग अलग सीक्वेंस के अलग अलग जीन होते हैं। हमारी बॉडी में भी होते हैं, बैक्टीरिया में भी जीन होते हैं, वायरस में भी होते हैं, सब में ही होते हैं। अब इसकी ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें अगर किसी तरह का चेंज हो जाए, बदलाव हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं वेरिएंट। तो मैं आपको वेरिएंट बताना चाह रहा था, इसी वजह से मैंने इनकी बात की है। अगला हम वेरिएंट्स, वेरिएंट को हिंदी में हम लिख सकते हैं इसके अनेक रूप, अनेक रूप के अनेक प्रकार हैं, इसके वेरिएंट हैं। अब वो वेरिएंट कैसे है कि साहब ये स्ट्रक्चर है, इसमें किसी एक जीन में चेंज हो गया, बदलाव हो गया, तो वो एक नया वेरिएंट हो गया, और दूसरे में हो गया वो और दूसरा हो गया। अब चेंजेस तो होते रहते हैं। देखो, चेंजेस नेचर में हर एक जीव में चलते रहते हैं। वो जो होते हैं उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। नाम सुना होगा एक उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन की वजह से बदलाव, चेंजेस आते रहते हैं। कुछ बदलाव अच्छे होते हैं, वो उसको सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, कुछ उस जीव के लिए अच्छे नहीं होते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये चेंजेस, बदलाव तो चलते ही रहते हैं। ये चेंजेस इनमें होने की वजह से होते हैं, इस कारण से ये म्यूटेंट बनते हैं। म्यूटेंट नाम खूब सुना ही होगा कि साहब ये नया म्यूटेंट है, नया वेरिएंट है। तो ऐसे इस स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होने में, स्ट्रक्चर चेंज जब भी हमने इनहेल किया, सपोज यहां हाथ रगड़ा, वायरस चला गया बॉडी में, ये अपने अंदर जब मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 से लाखों वायरस बना रहा था, उस दौरान जैसे फोटोकॉपी हम 1 से 1000 कॉपी बनाई और बीच में किसी में एक में लाइन आ गई, अब वो लाइन वाली कॉपी और किसी को देंगे एक साहब इसकी फोटोकॉपी करना, तो उसकी सारी कॉपियां आएगी, उन सब में लाइन आएगी। उस दौरान फिर 1-2 लाइन आ गई, उसकी वापस कॉपी करेंगे तो सब में ही आगे 2 लाइन आएगी। तो ये एक फोटोकॉपी करते हैं तो हम देखते हैं एक में गलती होगी, उसकी वापस कॉपी करेंगे तो वो सब में ही गलती आएगी। तो बस वैसे के वैसे कोई एक गलती से स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, क्रम में चेंज हो गया, तो अब उस चेंज होने से जो बना है उसकी वापस जब आगे रेप्लिकेशन होगा, उसके जैसे खूब और बनेंगे तो उन सब में वो गलती होगी, यानी सब में वो बदलाव होगा, चेंज होगा। तो इस प्रकार से ये चेंजेस होते रहते हैं। इन्हीं चेंजेस को हम एक प्रकार से क्या बोलते हैं, म्यूटेंट बोलते हैं या वेरिएंट बोलते हैं। और सैकड़ों वेरिएंट वायरस के चेंज होते रहते हैं। आज हम कह रहे हैं कि साहब वैक्सीन लगा दिया, उस वैक्सीन लगाने के बाद में, वैक्सीन तो हमने लगाया था सपोज इस स्ट्रक्चर वाले का, और कल उसने अपना रूप चेंज कर दिया, तो उसके अगेंस्ट वो वैक्सीन काम करे कोई गारंटी नहीं होती। इसी वजह से वैक्सीन लगने के बाद भी बीमारी हो सकती है। क्यों हो सकता है? नया वेरिएंट हो, उस वेरिएंट के अगेंस्ट ये इफेक्टिव हो और इफेक्टिव नहीं भी हो, दोनों बातें हो सकती है। जस्ट लाइक क्रिमिनल एंड पुलिस,
जैसे क्रिमिनल पुलिस से बचने के लिए अपना रूप चेंज करता रहता है वो, वैसे के वैसे वायरस भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी से बचने के लिए अपना रूप चेंज करता रहता है। मतलब अपनी जानबूझ के नहीं करता है वो, लेकिन उसमें चेंज होते रहते हैं, और वो चेंज होते हैं तो जो इम्यूनिटी बॉडी में बनी थी वो उसके अगेंस्ट प्रभावी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। तो ये वेरिएंट्स की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। अब वेरिएंट्स की बात जहां आती है तो थोड़ा सा हम देखें अभी तक वाले कौन से वेरिएंट हुए हैं, क्या है। तो अमेरिका की एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। कंट्रोल और प्रिवेंशन में डिफरेंस इतना ही होता है कि होने से पहले रोकने का काम करें तो उसको हम प्रिवेंशन बोलते हैं, और कोई बीमारी फैल रही है तो उसको कंट्रोल करें तो उसको कंट्रोल बोलते हैं, उसका नियंत्रण करें तो पहले से रोकें तो प्रिवेंशन होता है। तो एक संस्था जो बीमारियों को फैलने से और पहले से रोकने के लिए काम करती है उसको हम CDC बोलते हैं। USA की एक संस्था है ये। इसने ये कहा सब देखो ऐसे वेरिएंट तो खूब चेंज होंगे ही होंगे, उनका थोड़ा एक क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो इन्होंने सारे वेरिएंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली एक कैटेगरी दी जिसको हम बोलते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरी कैटेगरी वेरिएंट ऑफ कंसर्न, तीसरी वेरिएंट ऑफ हाई कंसिक्वेंसेस। यहां पे इसको हम बोलते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। कि भाई हमारी इसमें रुचि है, हमारी इसमें रुचि है का मतलब हमें ये बीमार करता है तो हमें इसका ध्यान रखना है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ हाई कंसीक्वेंसेस। तो ये 3 नाम हैं। वेरिएंट ऑफ था ये, एक है इंटरेस्ट, एक है कंसर्न, एक है हाई कंसीक्वेंसेस। इंटरेस्ट, अब यहां पे ये 3 कैटेगरियां बनाई है। कुल मिला के जो भी म्यूटेंट होगा, जो भी वेरिएंट होगा उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, और पहचान के इन 3 में से किसी एक ग्रुप में डाल देंगे, जिससे हमें ये पता चले अगर हमने इस ग्रुप में डाला है तो इसका मतलब अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि जो ठीक ठाक बॉडी में आता है, हम थोड़ा सा बहुत बीमार करता है, नॉर्मली हम ठीक हो जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा डेथ रेट भी नहीं हो, बहुत तेजी से फैलता भी नहीं हो, एक बार बॉडी में इम्यूनिटी बन गई तो वापस वो कब वो आए तो फिर ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं रहे, ऐसी स्थिति हो तो उसको हम डालेंगे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में। उससे थोड़ा ज्यादा घातक हो, यानी फैलता तेजी से हो और कईयों की डेथ भी हो सकती है, तो उसको हम कहेंगे वेरिएंट ऑफ कंसर्न। उससे भी ज्यादा लोगों की डेथ होती हो, ज्यादा बीमार करता हो, बहुत हालत खराब करता हो, तो हम इसको कहेंगे हाई कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, जिसके बहुत ही गंभीर परिणाम हो उसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे। जिसका चिंताजनक परिणाम हो तो भाई बहुत ज्यादा गंभीर तो नहीं है लेकिन चिंताजनक है, तो उसको हम कंसर्न में रखेंगे। और एवरेज हो, ठीक ठीक बात आया, बीमार हुए 2 दिन ठीक हो गए, बात ठीक है। तो ये तो कुल मिला के WHO ने भी बाद में इसी को कर दिया, ठीक है साहब ये बहुत सही तरीका है। तो WHO कहें या CDC कहें, इन्होंने जितने भी वेरिएंट बनेंगे उन वेरिएंट को इन 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। अब कौन सा वेरिएंट है जो किस कैटेगरी में आता है। अब एक बात तो ये, अभी तक जितने भी कोरोना के हैं इस कैटेगरी में कोई भी नहीं है। अभी तक जितने भी वेरिएंट हुए हैं वो आज की डेट में मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक कोई भी जून लास्ट 28 जून, तो तब तक 28 जून 2021 तक कोई भी ऐसा वेरिएंट नहीं है जिसको हाई कंसिक्वेंसेस में रखा हो। इसका मतलब अभी तक जो है वो इन दोनों में है, इन दोनों में। इसमें जो है उनकी बात कर लेते हैं, इनके बारे में फिर थोड़ा सा और देख लेंगे। ओके साहब, तो
अब किसी भी वेरिएंट का नाम जनरली पब्लिक में वगैरह वेरिएंट का नाम आता है कि कहां पे वो पहले आइडेंटिफाई हुआ उसके आधार पे, और हम ये देखते हैं कि बहुत से वेरिएंट के नाम दिए गए, साहब ये यूके वेरिएंट है, ये ब्राजीलियन वेरिएंट है, ये अफ्रीकन वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है। ऐसे नाम मार्केट में कहें या पब्लिक में कहें या न्यूज मीडिया के माध्यम से हमने ऐसे नाम सुने। WHO ने ये डिसाइड किया कि किसी एक कंट्री को इस प्रकार से जो है स्टिग्मेटाइज करना, धब्बित करना, उसके भाई उसके नाम से वो जाना जाए, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहां पे खोजा गया है, वो वहीं से था, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। हो सकता है वो कहीं और से आया और फिर उस देश के अंदर वहां के साइंटिस्टों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं यार, ये तो सीक्वेंस जो है, पहला वाला जो स्टार्टिंग वाला सीक्वेंस है वो नहीं है, सीक्वेंस तो चेंज हो गया इसमें, तो उन्होंने तो आइडेंटिफाई किया, तो उनके ऊपर करना ठीक नहीं है। तो नाम अलग तरीके से कर दिए, ग्रीक अल्फाबेट जो है उसके आधार पे। तो अब हम बात करेंगे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की, केवल वेरिएंट ऑफ कंसर्न। और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में 4 रखे गए हैं, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा और एक डेल्टा। और अभी नया डेल्टा प्लस। अल्फा वेरिएंट सबसे पहले रिपोर्ट जो किया गया था, सबसे पहले जो आइडेंटिफाई, फर्स्ट केस कहां पे पता चला अच्छा ये एक नया वेरिएंट है, तो अल्फा वाले को यूके में, ये साउथ अफ्रीका, ये गामा वाला जो है वो ब्राजील में, इसलिए ब्राजीलियन वेरिएंट भी नाम देते हैं, और डेल्टा जो है वो इंडिया में। ये हमारी सेकेंड वेव का कारण जो था वो डेल्टा था। यूके में इसका टेक्निकल नाम थोड़े से दिए गए कि साहब इसका टेक्निकल नाम B.1.1.7, इसको साइंटिफिक नाम कहें, टेक्निकल नाम कहें तो B.1.1.7। इसके पीछे कोई बहुत गहरा रहस्य हो कि ये कैसे नाम लिखे गए, कुछ भी नहीं है, बट अपने हिसाब से साइंटिफिक तरीके से अलग एक मार्क दे देते हैं। बीटा, ये साउथ अफ्रीका वाला जो है इसको B.1.351, 351। ब्राजील वाला जो है उसको P1, और इंडिया वाला जो है B.1.617.2, 617। चूंकि यहां पे 617.2 है, ये एक कापा, हम आगे देखेंगे कि वेरिएंट ऑफ वो इंटरेस्ट था, उसका कापा नाम वो भी इंडिया में था, तो उसको 617.1 था, ये 617.2 है। अब डेल्टा प्लस जो आ रहा है वो कहां था, पहले यूके ने एक स्टडी में बताया कि साहब ये नेपाल में इसका वेरिएशन हुआ है, ये नेपाल है, नेपाल वेरिएंट है। नेपाल ने कहा नहीं, हमारे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी तक ये डिसाइड हुआ नहीं है कि ये अल्टीमेटली इसको कहां का कहा जाए, तो मल्टीपल कंट्री हो सकता है कह दें, क्योंकि कई देशों में इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस मिल रहे हैं। तो इसका नाम जो है वो B+1.617.2.1। तो 617 अपने इंडियन वेरिएंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रहे। और यूके वेरिएंट जो है वो B.1.1.1.7 है, और ब्राजील वाला तो केवल P1 है, तो बहुत इजीली याद रह जाएगा आपको। और ये 351 जो साउथ अफ्रीका वाला, ये सारे के सारे जो हैं वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। उसके अलावा कुछ जो है वो ये ग्रीक अल्फाबेट है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, उसके बाद में एप्सिलॉन आता है, उसके बाद में जीटा, उसके बाद ईटा, उसके बाद थीटा, उसके बाद लोटा, और उसके बाद कापा। यहां तक के वेरिएंट आ गए हैं, जिसकी हम आगे उस स्लाइड में ही बात कर लेंगे। तो ये कुछ वेरिएंट जो है इस प्रकार अलग अलग वेरिएंट। तो ये एक जो कोरोना वायरस है उसके बारे में उसकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो है
वो इंफॉर्मेशन जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है उस आधार पे। चलो इतना लिख लीजिए, उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। मैं ज्यादा देर तक स्लाइड को रोकूंगा नहीं क्योंकि मुझे जरूरत है नहीं, आप पॉज करें और लिख ले। ये 2 स्टेटमेंट यहां पे ये दे रखे हैं, ये बाद में मैंने जो बताए थे आरएनए के बारे में और प्रोटीन के बारे में, ये वाले। ये वायरस की दिखने में ये बिल्कुल ऐसा दिखता है, ये ऊपर ऐसे जो लगे हुए हैं जैसे मुकुट के ऊपर लगे हुए हैं वो, और ये अंदर आरएनए है, साथ में न्यूक्लियो प्रोटीन है, ये स्पाइक लगे हुए हैं, तो ये स्पाइक, यहां अंदर अलग अलग तरह के एम प्रोटीन और जी प्रोटीन, एम प्रोटीन और ई प्रोटीन, तो ये एन प्रोटीन, एम प्रोटीन, एस प्रोटीन और ई प्रोटीन, ये अलग अलग तरह की प्रोटीन। वेरिएंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ये लिखा हुआ है, तो ये वेरिएंट की 3 कैटेगरी। अब यहां पे ये एक टेबल दी हुई है, ये तो मैंने वहां पे टेबल बनाई थी, बिल्कुल वही है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडिया, ये वाले। इसके अलावा ये जो हैं ये भी बिल्कुल आपको थोड़े से पता होने ही चाहिए। एप्सिलॉन यूनाइटेड स्टेट में रिपोर्टेड किया गया था सबसे पहले, और इसका B1.427 और 429 ये नंबर वहां का दिया गया। जीटा ब्राजील में P1 था, ये यहाँ पे P2 है, तो P2 ब्राजील के अंदर जीटा वेरिएंट हुआ, लेकिन ज्यादा खतरनाक नहीं, उससे भी कम खतरनाक था। ये ज्यादा सीवियर, ज्यादा खतरनाक है, ये उससे भी कम है। ईटा उसके बाद में मल्टीपल कंट्री को, एक में नहीं है, कुछ ज्यादा कईयों में, और 525 इसका नंबर दिया गया। थीटा जो फिलीपींस में, मनीला जिसकी राजधानी है, तो फिलीपींस में ये P3 नाम इसको दिया गया। लोटा यूनाइटेड स्टेट में आइडेंटिफाई हुआ 526, तो ये, और कापा इंडिया के अंदर पहला, इंडिया में फर्स्ट वेव और उस समय जो चल रहा था वो कापा था, और ये ज्यादा डेंजरस नहीं था। इस बार डेल्टा वेरिएंट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा था, तो इसमें 617.1 जो है वो कापा है, और 617.2 जो है वो डेल्टा है, और B.1.617.2.1 आगे एक और 1 लगा दो तो ये हो जाएगा डेल्टा प्लस। तो डेल्टा प्लस जो है उसका अगर कहें तो ये एक्स्ट्रा आगे 2 के आगे 1.1 और लग जाएगा, तो ये है आपके अलग अलग वेरिएंट। अब इसके बाद में कुछ इंफॉर्मेशन और यहां तक के बाद, अब ये जो कोरोना वायरस है, उस कोरोना वायरस का प्राथमिक संग्राहक कहें या प्राइमरी होस्ट कहें, वो है चमगादड़, बैट। प्राइमरी होस्ट का मतलब है ओरिजिनली उसका घर कहां है, नेटिव होते हैं सब, हम नेटिव रूप से इंडियन हैं, मूल निवासी यहां के हैं। तो आपको ये पूछा जाए कि कोरोना वायरस का मूल निवासी कौन है, हम कोई मूल निवासी तो है नहीं, तो वो चमगादड़ है, बैट है। एक बात तो ये, जिसको प्राइमरी होस्ट कह सकते हैं, जिसको नेटिव प्लेस कह सकते हैं, तो ये प्राइमरी रिजर्वायर कह सकते हैं, यानी वो उनमें रहता है, चमगादड़ को कोई इससे नुकसान भी नहीं पहुंचता, वो उससे हैबिट हो गए, ठीक है आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके हाल में मस्त, वो उसके हाल में मस्त और आराम से। जैसे हमारी बॉडी के अंदर खूब सारे बैक्टीरिया रहते हैं आराम से मस्त से, वो भी है, हम भी हैं, और जहां जरूरत होती है तो हमारी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देते हैं, नहीं भी करते हैं तो पड़े रहते हैं, चल रहा है। तो वैसे के वैसे प्राइमरी होस्ट इसका चमगादड़ है। तो कुल मिला के शुरुआत हमेशा कहां से होगी, चमगादड़। अब थोड़ी सी हिस्ट्री में पहले जाएं तो 2002 और 3 में चाइना में इसी से एक बीमारी फैली थी और उसको नाम दिया था SARS-CoV-1। इस बार CoV-2 जो दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि SARS-CoV-1 पहले नाम दे दिया था। कब दिया था, 2002 में और 3 में उस बीमारी का काफी इफेक्ट था, कुछ लोगों की डेथ भी हुई थी, और केवल चाइना तक ही सीमित था, बाहर फैलाव उसका हुआ नहीं था।
तो उसको हमने कहा था SARS-CoV-1। उस समय में इसका प्राइमरी होस्ट तो हम ये कहते हैं कि साहब चमगादड़ है, तो चमगादड़ से ये उस समय में सीवेट कैट में पहुंचा, एक जंगली बिल्ली में पहुंचा, और उस जंगली बिल्ली को मनुष्य खा गए, तो इस वजह से ये मनुष्य में आ गया। उस दौरान चमगादड़ से सीधा मनुष्य में आने की संभावनाएं बहुत कम रहती, क्योंकि मनुष्य का और चमगादड़ का डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट होता नहीं, कम ही होता है। खाने का भी चमगादड़ को कोई खाता भी नहीं है। तो लेकिन चाइना में भी काफी सारी चीजें लोग खाते हैं वहां पे, तो जंगली बिल्लियों को खाते हैं। तो एक जंगली बिल्ली के इसने चमगादड़ को खाया था, तो इसमें चला गया, इसको मनुष्य ने खा लिया, तो वहां मनुष्य में आ गया और मनुष्य से मनुष्य में फैल गया। फिर जैसे अभी मैन टू मैन ट्रांसमिशन हो रहा है, तो वैसे के वैसे बाद में ये होने लग गया। तो एक तो ये बात। अब उसके बाद में 2012 में 2012 में ये सऊदी अरेबिया में ये 2012 में फैला था। उस समय में इसका जो नाम था वो था मर्स, MERS। MERS का मतलब मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वही है, ये सीवियर एक्यूट की जगह मिडल ईस्ट कर दिया सब, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स। सऊदी अरेबिया 2012 में फैला था, उसमें भी ये कोरोना वायरस ही था। अब उसके बाद में तीसरी बार अभी हुआ है 2019 में, और ये फिर वापस चाइना से स्टार्ट हुआ, और इसका अब नाम जो दिया गया SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 वायरस का नाम और बीमारी का नाम COVID-19। अब यहां पे जो फैला था, यहां पे क्या हुआ था, तो सब रिजर्वायर पहला तो बैट है, चमगादड़ है, सऊदी अरेबिया वाले की बात कर रहा हूं मैं, वहां से पहुंचा कैमल में, ऊंट में, और ऊंट से पहुंचा मनुष्य में। ऐसा माना जाता है कि सब वहां के लोग ऊंट वूंट को खाते ही हैं, तो वहां से ऊंट में इन्फेक्शन हुए थे, ऊंटों में कईयों में इससे देखने को मिला था, और फिर ऊंटों को मनुष्य ने खाया तो मनुष्य में हो गया। बहुत ज्यादा डेंजर, बहुत ज्यादा नुकसान वहां भी नहीं पहुंचाया था, तो फिर भी ठीक ठाक तो हुआ ही था। तो एक मर्स वहां की एक बीमारी के रूप में फैला था, तो वो उसमें बीच में ऊंट था, इसमें सीवेट कैट था। तो इस बार क्या है, प्राइमरी होस्ट तो चमगादड़ है, चमगादड़ से किस में आया, तो इस बार माना यह जाता है, अभी भी कंफर्म नहीं है, चाइना इस बात को कंफर्म नहीं कर रहा है कि नहीं हमारे यहां तो हुआ ही नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है ये पेंगोलिन एक मैमल है जो दिखने में थोड़ी बड़ी छिपकली जो होती है, लगभग वैसा दिखता है। तो बैट से पेंगोलिन में और पेंगोलिन से ह्यूमन में आया है, ऐसा माना गया है, बट ऑफिशियली ऐसा कोई प्रूव हो गया हो ऐसा नहीं है। फिर भी माना यह जाता है कि इस बार मिडिल में था, बीच में कौन था, पेंगोलिन। तो इसलिए ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन कभी पूछे तो बिल्कुल आप ये इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो। तो एक बात तो होगी ये वाली। चलो साहब, अब उसके बाद में कुछ टाइमलाइन अगर बताएं तो पहला केस जो बताया गया था वो चाइना ने अपनी तरफ से दिसंबर लास्ट में 30 दिसंबर 2019 को WHO को यह बताया चाइना ने कि हमारे वुहान शहर जो हुबई प्रांत का एक शहर है, वहां पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है और हमें लग रहा है कि ये कोई नया कोरोना वायरस जो है उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो पहला केस आइडेंटिफाई हुआ वो चाइना में हुआ। चाइना में भी कहां पे, वुहान में हुआ। वुहान कौन से राज्य का शहर है, हुबई का शहर है। चाइना ने WHO को इन्फॉर्म करके बताया। वैसे दिसंबर से पहले नवंबर में भी केसेस आ गए थे, बट चाइना ने ऑफिशियली WHO को जो बताया वो कब बताया, इस दिसंबर को, और दिसंबर लास्ट 30 दिसंबर को। इस वजह से हम ऑफिशियली जब डिक्लेयर हो गया, इसी कारण से कोविड-19 बोलते हैं। तो ये
पहला केस जो आता है इसके लिए एक शब्द आता है जीरो पेशेंट। तो कभी भी कहे कि जीरो पेशेंट या इंडेक्स पेशेंट, तो जीरो और इंडेक्स पेशेंट कभी भी कहे तो इसका मतलब पहला रोगी। और पहला रोगी कहां पे? वुहान में मिला था। एक डेट के हिसाब से देखें, टाइम के हिसाब से देखें तो एक बात ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाने के लायक है, तो ये पूछी जा सकती है। तो एक बात तो ये। उसके बाद दूसरी बात 30 जनवरी 2020। वैसे और भी इसके बीच में अगर एक देखें तो 13 जनवरी 2020 को थाईलैंड, चाइना से बाहर अगर आपको कभी पूछा जाए कि चाइना से बाहर पहला पेशेंट कहां पे मिला था, जिससे हम कहें कि अब चाइना से बाहर निकल चुकी है बीमारी, तो वो 13 जनवरी 2020 को थाईलैंड में मिला था। तो चाइना के अलावा थाईलैंड, उसके बाद में दुनिया के दूसरे सारे देशों में धीरे धीरे पहुंचा ही था। तो चाइना के जस्ट बाद दूसरा अगर कहें तो थाईलैंड। ये 13 जनवरी की बात है। 30 जनवरी को WHO ने कहा कि साहब ये जो है वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न, इसको डिक्लेयर किया। PHEIC, P का मतलब पब्लिक, H का मतलब हेल्थ, E का मतलब इमरजेंसी, फॉर इंटरनेशनल कंसर्न, पूरी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक चिंता का विषय है और एक इमरजेंसी जैसी स्थिति हो रही है। ये WHO ने इस कोरोना महामारी के लिए 30 जनवरी 2020 को ये डिक्लेयर किया। 30 जनवरी 2020 को ही भारत के अंदर पहला पेशेंट ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ। 27 तारीख को चाइना के वुहान शहर से एक MBBS करने वाली 22 साल की लड़की वहां से केरला 20 तारीख के आसपास पहुंची। 2, 4, 5, 7 दिन तक कुछ लक्षण थे नहीं और फिर अचानक से उसके गले में और ऐसे सर्दी जुकाम के सीवियर लक्षण आने लगे। तो 27 तारीख को वो एडमिट हुई, 28 तारीख को इसका सैंपल वैंपल लिया गया और 30 तारीख को उसकी रिपोर्ट आई जिसमें कहा कि सब कोरोना पॉजिटिव है। तो इंडिया के अंदर पहला केस जो मिला वो भी कब मिला? 30 जनवरी को फर्स्ट केस इन इंडिया। तो भारत में पहला केस 30 जनवरी 2020 को मिला। उसके बाद में एक डेट 11 फरवरी जो है, इस दिन WHO ने इसका ऑफिशियल नाम जो है वो कोविड-19 और इसका कारण जो है वो SARS-CoV-2 ये भी जो डिक्लेयर किए, ये WHO ने ये किस दिन किए ये भी पूछा जा सकता है। तो 11 फरवरी 2020 को। इसके एक महीने बाद 11 मार्च 2020 को इसको ग्लोबल पेंडेमिक, वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। WHO ने इस SARS-CoV-2 को एक वैश्विक महामारी जो घोषित किया वो कब किया? 11 मार्च 2020 को। अब पेंडेमिक शब्द आते ही हमारे ध्यान में दो शब्द और आने चाहिए। कौन कौन से? एक है एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। एंडेमिक का मतलब स्थानीय स्तर पे कोई बीमारी अगर एक लोकल स्तर तक की है, वहां से बाहर नहीं हो, तो उसको हम एंडेमिक बोलते हैं। अगर फैलाव किसी बड़े देश तक या छोटे छोटे 4-5 देशों तक हो, तब तक हम उसको बोलते हैं एपिडेमिक। ये भी एक महामारी की तरह ही है। और पूरी दुनिया में फैल जाए तो हम उसको बोलते हैं पेंडेमिक। तो ये तीन शब्द कभी भी आए तो ये थोड़ी सी टाइमलाइन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर पूछा जाए तो बिल्कुल आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो हम इसके बाद में पहले तो ये बातें जो हमने कैसे कैसे पहला, दूसरा और तीसरा हुआ उसके बारे में। टाइमलाइन में पहला ये दिसंबर, पहला पेशेंट, उसको जीरो पेशेंट बोलते हैं। WHO ने इसको
पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया, भारत में भी उसी दिन पहला मिला, और WHO ने ऑफिशियली इसका नाम और ये दोनों डिक्लेयर किए और पेंडेमिक डिजीज डिक्लेयर कर दिया 11 मार्च को। अब उसके बाद में संचरण की विधि। अब संचरण की विधि में मेरे ख्याल से आपको कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, हम देखते ही हैं। संचरण की विधि में एक शब्द जो आपके ध्यान में होना चाहिए वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है ड्रॉप, नाक से या छींक के जो ड्रॉप निकलते हैं बाहर, उनमें वायरस हो, और सपोज मेरे जोर से छींक आई और मैंने छींक की और हाथ आगे रखा, मेरे हाथों में आ गया, मैंने हाथ ऐसे रगड़ के छोड़ दिया, ठीक है। इतने में कोई आया और उससे हाथ मिलाया, तो मेरे हाथ में जो वायरस था वो उसके हाथ में, उसने किसी कारणवश मुंह को रगड़ा, आंख को रगड़ा, तो वो इसमें एंटर हो गया। मैंने वो हाथ और कहीं लगाए और कहीं किसी ने दूसरे ने लगा दिए। मैं जिस पेन से लिख रहा हूं, पेन पे गया, पेन से वो किसी ने टच किया, तो कुल मिला के इन सबको हम बोलते हैं ड्रॉपलेट के माध्यम से जो इन्फेक्शन होता है। और वो ड्रॉप जिस भी वस्तु के संपर्क में आती है, उस वस्तु को कोई छू कर अपने मुंह नाक को छू ले, तो हम उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो बीमारियां होती है, ये छींके वाली, खांसी वाली और नाक में से पानी में ये पानी गिरने वाली, इन सब में जो बीमारी फैलती है उसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। छोटा दूरी में हवा से भी फैल सकती है। मेरे सामने आप खड़े हो, कोई खड़ा है और मैं जोर से छींक की, मेरे नाक में से मुंह में से उड़े और फट जाके, इसलिए कहते हैं कि जो बंद जगह है वहां पे पास पास नहीं होनी चाहिए। खुली जगह है तो वहां तो क्या है कि बहुत लंबी ट्रेवल नहीं करता, ये हवा से लंबी दूरी नहीं है, लेकिन आसपास की हो तो वहां हवा में भी ये फैल सकता है। तो ऐसी इन्फेक्शन जो है उसको हम संचरण की विधि बोलते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से है नहीं। अब यहां पे 2-3 बातें जिनकी हम बात यहीं पे कर ही लेते हैं। एक है RO कहें या R नॉट नंबर या रिप्रोडक्शन नंबर। RO नंबर कहें, R नॉट नंबर कहें, केवल R नंबर कहें या रिप्रोडक्शन नंबर कहें, ये एक टर्म भी काफी प्रचलित रहा है, ये भी पूछा जा सकता है। ये अगर पूछा जाए तो बस अपने को एक बात ध्यान में होनी चाहिए कि सपोज मेरी बॉडी में इंफेक्शन हुआ है तो मैं कितने लोगों को ये बीमारी ट्रांसफर कर सकता हूं। हर बीमारी की अपनी अपनी एक RO नंबर होता है। जो बीमारी बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकती है, इसका मतलब वो तेजी से फैलती है, और जो ज्यादा को नहीं करती उसका R नंबर कम होता है। तो R नंबर से ये पता चलता है कि ये तेजी से फैलेगी या नहीं फैलेगी। उसको देखने के लिए हर बीमारी का रिप्रोडक्शन नंबर कहें, R नंबर कहें, R नॉट नंबर कहें, RO कहें, तो ये जो होता है, ये समझ गए, एक व्यक्ति अन्य कितने व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है, उसको हम बोलते हैं R नॉट नंबर, रिप्रोडक्शन नंबर या RO नंबर। कोरोना का कितना है, एक कॉमन बात ये ध्यान हो जी, एक से ज्यादा अगर है तो इसका मतलब उससे महामारी आ सकती है। जिस भी बीमारी का एक से ज्यादा हो तो इसका मतलब उससे महामारी आ सकती है। महामारी यानी एपिडेमिक बन सकती है वो, अगर मोर देन 1 हो। एक तो बात, ये फैक्ट हमें ये पता होना चाहिए, इफ RO नंबर इज मोर देन 1 देन मे कॉज एपिडेमिक, मे कॉज एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब महामारी का रूप ये ले सकता है। तो कोरोना की कितनी है, तो सब कोरोना की पहले रिपोर्टेड की गई थी, उस समय तो कहते थे कि सब 2.2 से लगा के 2.7 है, यानी एक व्यक्ति आगे 2 या 3 व्यक्तियों को, ज्यादा से ज्यादा 3 भी पूरे नहीं, इतना को वो इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन अभी जो है लेटेस्ट रिसर्च जो है, डाटा मैनिपुलेशन कहें या डाटा एनालिसिस कहें, उससे ये पता चलता है कि इसकी लगभग 5.7 है। तो आज के टाइम माना जाता है कि इसका R नॉट नंबर 5.7 है, यानी ये 5-6 लोगों को, एक मुझे हुआ है तो मैं 5-6 को आगे संक्रमित, अब वो 5-6 फिर आगे 5-6 को करेंगे, तो बहुत तेजी से फैलेगा। तो एक तो ये
पूछा जाए आर नॉट नंबर तो बिल्कुल आप मेरे ख्याल से बता दोगे। एक है केस फैटेलिटी रेट, CFR। केस फैटेलिटी रेट का मतलब कितने लोग पॉजिटिव हुए, उनमें से डेथ कितनों की हुई, उसको बोलते हैं केस फैटेलिटी रेट। और हर बीमारी की सीवियरिटी हमेशा इस बात से देखी जाती है कितने लोगों की डेथ होती है। 100 लोग बीमार हुए, उनमें से कितनों की डेथ हुई। तो ग्लोबली अगर देखें, पूरी दुनिया में जितने लोग इससे बीमार हुए हैं उनमें देखें तो केस फैटेलिटी रेट इसकी 2.2 है, यानी 2-2.5 लोगों की डेथ होती है, ज्यादा की नहीं होती है। इंडिया में इसकी और भी कम है, इंडिया के लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो 1.14, 2 भी नहीं है पूरा। इसलिए ज्यादा घबराने की कोई जरूरत है नहीं और अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जब 100 में से 2 लोगों की डेथ हो रही, 98 ठीक हो रहे हैं, तो मैं इतना कमजोर थोड़ी हूं। और ये कॉन्फिडेंस आपकी इम्यूनिटी को इतनी बढ़ा देता है कि कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल होना चाहिए और ये प्रूव्ड है, इसमें किसी तरह की कोई डाउट नहीं है। दिक्कत केवल यही है, बहुत तेजी से फैलता है और इतना तेजी से फैल जाता है, सभी एक साथ बीमार हो जाए तो हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, नहीं होती है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता, कितना ही चाहे वो एडवांस हो। अभी सेकेंड लेयर जब चली थी, इस सेकेंड वेव में हम इंडियन गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को दोष दें कि साहब इन्होंने व्यवस्था नहीं की, ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं, ये सब एक केवल और केवल विपक्ष के द्वारा माहौल बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। एक अच्छे सभ्य नागरिक को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, कोई नहीं कर सकता। अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, ये बहुत विकसित देश हैं, इनके पास में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत ज्यादा इनके पास डॉक्टर हैं, अच्छी अच्छी मेडिसिन है, सब कुछ है। वो ही नहीं कर सके तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस वजह से किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है, बट अपने ऊपर कंट्रोल और अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और उसी से ये चलता है। तो ये है दूसरा, केस फैटिलिटी रेट। तो लॉकडाउन लगाना करना ये सब किसकी वजह से, इस R0 नंबर की वजह से। क्योंकि बहुत तेजी से अगर फैल गया, वास्तव में फैल जाए तो हॉस्पिटलों में नहीं हो तो आधे लोग तो डर की वजह से, अरे कि हॉस्पिटल में तो जगह ही नहीं है, आधे तो इस लोग डर से ही बीमार हो गए और इस डर से हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। तो इस वजह से लॉकडाउन लगाना जरूरी था और सरकार का ये निर्णय बिल्कुल सही रहा जो हमने इसको कंट्रोल कर लिया। तो दूसरी बात ये। तीसरी बात इसमें एक आता है इंक्यूबेशन पीरियड। ये भी एग्जाम में अगर कभी पूछा जाए तो इंक्यूबेशन पीरियड को हिंदी में बोलते हैं उद्भवन काल। उद्भवन काल का मतलब आज बॉडी के अंदर बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, वो एंटर हुआ है तो कितने दिन बाद लक्षण प्रकट होंगे, तो उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 से लगा के 14 डेज तक है, 2 से 14 दिन। 2 से 14 दिन का मतलब आज बॉडी में हुआ है तो 2 दिन बाद भी लक्षण आ सकते हैं और ये लक्षण 10वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन तक भी आ तक 20 दिन बाद नहीं आएंगे। 1 महीने पहले आप अगर किसी से मिले हो और आज आपको बुखार आ गया तो 1 महीने पहले वाले को दोष नहीं देना कि अच्छा मैं 1 महीने पहले उससे मिला था तो उसने मुझे इन्फेक्शन दे दिया, ऐसा नहीं है। ये एवरेज जो माना जाता है वो 5 to 6 डेज औसत। आज आपकी बॉडी में वायरस एंटर हुआ है 5 से 6 दिन के अंदर बुखार आ जाएगा, उससे लंबा वो नहीं है। किसी किसी बीमारी में 6 महीने बाद होता है। तो ये ऐसे अलग अलग डिजीज होती है, उसमें अलग अलग है। जैसे पागल कुत्ते ने आज काटा है तो उसका इफेक्ट हो सकता है 6 महीने बाद आए, हो सकता है साल भर बाद आए, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड इतना लंबा है। तो किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, इसको एक इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये भी आपको ये पता हो। ये तीनों बातें यहां पे लिखी हुई है जो मैंने अभी बात की वो। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये कोरोना का वायरस हमारी बॉडी के अंदर, अभी तक हमने क्या बात की कि वायरस कैसा है, क्या वो सारी बातें कि पहले क्या हुआ, हिस्ट्री वगैरह वो देखी, उसके बाद में इन्फेक्शन कैसे होता है वो देखी, और अंदर सपोज पहुंच गया ड्रॉपलेट, मैंने किसी से हाथ मिलाया, उसके हाथ में था, मैंने ऐसे किया, मेरे बॉडी के अंदर एंटर हो गया। अब एंटर होने के बाद उसका क्या इफेक्ट रहेगा
उसकी बात करें तो इफेक्ट, प्रभाव। पहली बात तो ये कि ये जो मेनली इफेक्ट करता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ये पता होना चाहिए। श्वसन तंत्र में भी मेनली लंग्स को, और लंग्स की जो यूनिट है वो है एल्वियोली कुपिका, तो कुपिका को ये प्रभावित करता है, कुपिकाओं को डैमेज करता है। कैसे काम करता है, क्या है, तो बस छोटा सा ये, सपोज मैं कहूं कि ये एक, सपोज मैंने ऐसी बना लिया, ऐसी होती नहीं है, सपोज मैंने कह दिया कि ये एक कुपिका है। हमारी हर एक सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं ऐसे, मतलब कोई भी बाहर से चीज अंदर आनी है तो उसको आने के लिए दरवाजा तो चाहिए, तो ये एक तरह से दरवाजा है। जैसे ही सपोज कहें कि ये एक कोरोना वायरस है और ये कोरोना वायरस यहां पे पास पहुंचेगा, तो इसका ये जो स्पाइक प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन यहां आके जुड़ जाएगा, ऐसे यहां जुड़ेगा। यहां पे एक एंजाइम होता है जिसको हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये होता है। स्वागत करने के लिए इसका आजा आजा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और फटाक से इसको अंदर एंटर करवाने में ये हेल्प करता है, और कुल मिला के ये कोरोना वायरस का जो RNA है ये एंटर हो गया। अब एंटर होने के बाद में बहुत सारे जो वायरस दूसरे होते हैं, उसमें तो ये वायरस पहले, सपोज मैं कहूं कि ये इस एल्वियोली का केंद्रक है, न्यूक्लियस है, जनरली दूसरे वाले न्यूक्लियस के पास जाते हैं, न्यूक्लियस के पास जाके दूसरा एक मैसेंजर RNA भेजते हैं, और फिर मैसेंजर RNA के साथ हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कैसा होता है, मेरे ख्याल से ये पता होगा। तो जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, बिल्कुल वैसे ही ये अपने जैसा बनवाता है, बट इसको केंद्र के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में मैसेंजर RNA की तरह ही है। इसीलिए हमने इसको क्या कहा, पॉजिटिव सेंस कहा। ये आपको एग्जाम में ये कोई पूछेगा नहीं, पर थोड़ा सा पता होना चाहिए ये। अब ये जो है फटाक से हर कोशिका के अंदर ऐसी संरचनाएं होती जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम। इन राइबोसोम को ये कहता है कि फटाक से ये जो RNA है, इसके जैसे जैसे RNA के पास सूचना होती है, मैसेंजर RNA सूचना देता है, उसके आधार पे प्रोटीन बनती है। तो तरह तरह की प्रोटीन, पहले इस सूचना के आधार पे RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एक एंजाइम बनता है जिसको RDRP बोलते हैं, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। और फिर अलग अलग तरह की प्रोटीन, स्पाइक बनेगी, मेम्ब्रेन बनेगी, ये न्यूक्लियोप्रोटीन बनेगी, RNA बनेगा, और धीरे धीरे खूब सारी बनके अपने जैसा खूब सारे ये RNA बनते हैं, खूब सारे बनते हैं। तो फटाक से यहां से ज्यादा हो गए तो बाहर निकलेंगे, फिर दूसरे को करेंगे। मोटे तौर पे एक ही बात है, कुपिका के अंदर एंटर होता है, अपनी संख्या बढ़ाता है खूब सारी, और कुपिका से बाहर निकलता है, फिर दूसरे में दूसरे ऐसे करके फेफड़ों की जो कुपिकाएं उन सबको धीरे 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 खत्म कर देता है। इसी से फेफड़े खराब हो जाते हैं। फेफड़ों में सब में ये भर गया, हम जोर से ऑक्सीजन खींच रहे हैं लेकिन अंदर तो जगह ही नहीं है, पूरा तो इसने भर दिया, तो हम चाहे कितना ही खींचें तो वो ऑक्सीजन कुपिका कहेगी भाई अंदर जगह नहीं है, पहले ही हम कहीं जाएं और वो तो पूरा खचाखच रेल का डिब्बा भरा हुआ हो तो क्या आप अंदर घुस सकते हो? तो बस वैसी स्थिति हो जाती है कि अंदर पूरा इतना भर जाता है कि इससे कुछ होता ही नहीं है, तो ये दिक्कत आने लगती है। तो इस प्रकार से धीरे 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 फेफड़े जो है वो खराब होने लगते हैं, और इसी कारण से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो आपको इसमें वैसे कोई ज्यादा पूछेगा नहीं, बस एक ये जो एंजाइम का नाम है कि ये एंजाइम इसको हेल्प करता है अंदर एंटर होने में, और अंदर एंट्री इससे मिल जाती है। यहां से रवाना हुआ तो यहां से यहां इतना दिक्कत नहीं थी,
थोड़ी हल्की फुल्की दिक्कत दी, लेकिन वहां जाते हुए ज्यादा दिक्कत क्यों दी? क्योंकि वहां स्वागत करने वाला है एंजाइम है, आजा भाई। यहाँ कोई स्वागत करने वाला है नहीं, जबरदस्ती थोड़ा बहुत कुछ किया तो उससे खांसी छींकें आ गई। और वहां अगर स्ट्रांगली बढ़िया स्वागत करके अंदर आप भगत अच्छी करोगे तो अपनी संख्या खूब बढ़ाएगा और दिक्कत देगा। तो वो जहां हो जाता है वहां पे, तो ये बात वही लिखी हुई है कि ये जो है वो अंदर एंटर करने में सहायता करता है, इस वजह से लंग्स ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये आपको बढ़ाने की कोई जरूरत है नहीं, बस इसी को समझाने के लिए कि यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, वो एंजाइम जो होता है वो इसको अंदर एंटर लाने में, इसमें फटाफट ये अलग अलग तरह तरह के बनते हैं, बनने के बाद में बन के इधर से बाहर निकलते रहते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। तो ये फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, ये वाली बातें। अब यहाँ पे लक्षण लिखे हैं, उसमें मुझे कोई बताने की जरूरत है नहीं कि बुखार आता है, छींकें होती है, खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, स्वाद आता नहीं है, मेनली सांस की दिक्कत, और कभी कभी सांस की इतनी ज्यादा दिक्कत होती है कि डेथ भी हो सकती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, निमोनिया हो जाता है और निमोनिया से डेथ हो जाती है। तो ये सिम्टम है कि गले में खराश रहती है, नाक लाल लाल हो जाता है, नाक में से पानी गिरता है, ये सारी सिम्टम है। उस सिम्टम में मेरे ख्याल से कोई आपको एग्जाम में कोई पूछेगा भी नहीं, और पूछे तो आप वैसे भी बता भी सकते हो। ओके, अब उसके बाद में हम बात करते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब जांच। डायग्नोसिस के बारे में वैसे तो आपको जो पता होना चाहिए वो ये कि कोरोना को डायग्नोज करने के 3 तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से 3 तरीके? पहला तो आरटी पीसीआर। आप जानते ही हैं आरटी पीसीआर टेस्ट इतना सुन रखा है कि आप कभी भूल ही नहीं सकते। आरटी पीसीआर, आरटी पीसीआर का पूरा नाम थोड़ा सा पता होना चाहिए। आर का मतलब रिवर्स, टी का मतलब ट्रांसक्रिप्शन, आरटी पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब तो होता है आपके पास में एक डीएनए का टुकड़ा है, उसके हजारों डीएनए के टुकड़े तैयार करने, वैसे के वैसे फोटोकॉपी करनी है। तो ये पीसीआर टेक्निक जो है एक फोटोकॉपी की मशीन है और कुछ नहीं है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हमने ये कहा कि कोरोना का वायरस में आरएनए होता है, आरएनए से सही टेस्ट करना मुश्किल है, तो इसको आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने की टेक्निक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके माध्यम से, ये तो मेरे ख्याल से आपको पता ही है। चलो साहब, अब कई बार इसके आगे एक स्मॉल आर और लिख देते हैं, तो इसको रियल टाइम भी बोलते हैं। रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है साहब, अब इसके डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। चाइना ने पहले से ये बता दिया कि इसमें ये जीन है, ये उसका सीक्वेंस है, जैसे आपके नाम की स्पेलिंग है वैसे ये सीक्वेंस बता दी कि अब आप टेस्ट करके देख लेना कि वो सीक्वेंस मिल रहे हैं तो इसका मतलब तो वही है, और वो सीक्वेंस नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो नहीं है। और सीक्वेंस में थोड़ा बहुत चेंज हो गया है तो इसका मतलब वेरिएंट चेंज हो गया है। और सीक्वेंसिंग आजकल हम भी कर लेते हैं, कोई भी कर लेता है। तो स्टार्टिंग में चूंकि चाइना में हुआ था तो चाइना ने उसकी सीक्वेंसिंग करके हमें बता दिया कि यही है। तो एक बात तो ये टेस्ट का नाम आरटीपीसीआर में। दूसरी बात है आरटीपीसीआर टेस्ट किस बेस पे, सीधा सीधा ये अगर पूछे तो एक शब्द हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग। न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस है UUGGGGG, ये जो भी बता के दिया है भाई ये सीक्वेंस है, अब आप मिलान कर लो कि वो है या नहीं है। तो ये एक टर्म अगर पूछे तो कंफर्मेशन जो होता है न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग में। अब न्यूक्लिक एसिड में भी कौन कौन से जीन देखते हैं हम, तो वही वाले जो अपन ने प्रोटीन की बात की थी, सब एन प्रोटीन की बात की थी, तो हम एन जीन देखते हैं इसमें, एक इसमें ई जीन देखते हैं, इसमें एस जीन देखते हैं, स्पाइक वाला जो है, 3 तो ये जीन देखते हैं, और एक ये RDRP। RDRP का मतलब आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि जाते ही उसको ये एंजाइम बनाना है, उसके बाद में खूब सारे और बनाने, तो RDRP जीन। तो ये एग्जाम में बिल्कुल आपको अगर पूछा जाए कि टारगेटेड जीन क्या है जो हम आइडेंटिफाई करते हैं
वो कौन से जीन को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये 4 जीन जो है इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। बस यही 3 बातें यहाँ पे लिखी हुई है। एक तो ये टेक्निक है, ठीक है साहब। एक होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट का मतलब सीधा सीधा इतना ही है कि एक डिवाइस आती है और उस डिवाइस में वहीं से इन सब के लिए सैंपल जो लेते हैं नाक और मुंह के पीछे से लेते हैं, नेजल स्वैब जिसको हम बोलते हैं। तो नेजल स्वाब एक स्टिक होती है, उसके आगे कॉटन लगा हुआ होता है, उसको डिप करके अंदर डाल के लेते हैं, तो यहाँ पे अगर वायरस हो तो वो आ जाता है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो तो भी यहीं से लिया जाएगा, आरटीपीसीआर हो तो भी यहीं से लिया जाएगा। आरटीपीसीआर में थोड़ा टाइम लगता है, एक्यूरेसी वाली ज्यादा है, तो टाइम को कम करने के लिए ऐसे किट भी आते हैं जो बहुत फटाफट 20 से 25 मिनट में उसकी रिपोर्ट देने वाले, जिसको हम बोलते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट चाइना ने स्टार्टिंग में खूब सारे देशों को बांटे कि ये है, फिर पता चला कि यार इसमें आधों में रिपोर्ट सही आ रही है, इससे तो आरटीपीसीआर ही ठीक है, तो टाइम लगता है तो लगता है, लेकिन रिपोर्ट तो सही आए। तो ये दूसरा एक तरीका जो है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट। तीसरा तरीका जो है वो है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी का मतलब अगर आज मैं बॉडी को चेक करवाऊं कि मेरी बॉडी में कोरोना का इन्फेक्शन पहले हुआ था या नहीं हुआ था, तो मेरे बॉडी से ब्लड सैंपल लेंगे और वो जो ब्लड सैंपल है उस ब्लड सैंपल में ये देखेंगे कि इसमें एंटीबॉडी है या नहीं है, कोरोना के अगेंस्ट इम्यूनिटी है या नहीं है। और एंटीबॉडी 5 तरह की होती है, मेरे ख्याल से ये आपको पता होगा, नहीं हो तो ऐसे लिखते हैं आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन, और उसके बाद में आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीजी, आईजीएम, ये 5 तरह की एंटीबॉडी हमारे शरीर में होती है, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरह की बनती है। अब इनमें से कोरोना के अंदर जो एंटीबॉडी बनती है वो बनती है आईजीजी। कभी भी एग्जाम में ये पूछा जाए अगर कि कोरोना से रिकवर हुए हुए व्यक्ति में कौन सी एंटीबॉडी ज्यादा मिलेगी, तो वो कौन सी मिलेगी, आईजीजी। और उसके साथ में टोटल एंटीबॉडी, टोटल एंटीबॉडी को भी काउंट करेंगे तो वो भी ज्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है। अलग अलग तरह के इन्फेक्शन में अलग अलग तरह की एंटीबॉडी ये बनती है। तो पर्टिकुलरली अगर कोविड में देखें तो ये थोड़ी ज्यादा बनती है, दूसरी भी बनती है लेकिन ये ज्यादा बनती है। ये अगर ज्यादा है तो इसका मतलब कोविड का इन्फेक्शन पहले हुआ था। तो मेनली ये 3 टेस्ट कोरोना को जांचने के लिए किए जाते हैं। अब इन 3 टेस्ट के अलावा कोरोना को जांचने के लिए तो नहीं है, लेकिन दूसरी सीवियरिटी देखने के लिए कि उसका इफेक्ट बॉडी में कितना है, लंग्स कितने खराब हुए हैं, तो इसके लिए एक करते हैं सीटी स्कैन। क्या करते हैं, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन हमारे बॉडी में ब्रेन का हो सकता है और भी बॉडी के पार्ट का हो सकता है। एक्सरे जैसे एक्सरे फिल्म होती है बस वैसे ही है, उसमें थोड़ा सेक्शन कट में काट के और छोटी छोटी खूब सारी इमेज होती है। उन इमेज को देख के हम लगाते हैं कि फेफड़े कितने खराब हुए हैं, ब्रेन कितना खराब हुआ है, लीवर कितना खराब हुआ है। तो ये ऑर्गन के इंटरनल जांच करने के लिए सीटी स्कैन की जाती है। एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर बॉडी को डालते हैं और फिर वो एमआरआई और सीटी स्कैन अलग अलग टेक्निक है। तो सीटी स्कैन करके भी हम ऑर्गन जो है उन ऑर्गन की स्टडी कर सकते हैं। तो सीटी स्कैन करते हैं लंग्स का। अब लंग्स के बारे में हमें थोड़ा पता होगा कि ये जो लंग्स हैं, सपोज कहें कि ये हमारे 2 लंग्स हैं। सपोज मैं कहूं कि ये राइट है, ये लेफ्ट है। राइट वाले में
जो है वो 3 पार्ट होते हैं। इसको हम बोलते हैं, ऊपर है इसको सुपीरियर, नीचे इसको बोलते हैं इंफीरियर, और ये मिडल। इसमें जो होते हैं वो 2 ही पार्ट होते हैं। यहाँ पे हर्ट आ जाता है इसलिए ये थोड़ा छोटा है, ये सुपीरियर और ये इंफीरियर, बीच वाला मिडल इसमें होता नहीं है। तो मैं अगर सपोज कहूं कि ये 2 फेफड़े हैं, अब इन 2 फेफड़ों में कितना गड़बड़ हुई है, कितनी खराबी हुई, उसके आधार पे एक आता है सीटी स्कोर, सीटी सीवियरिटी स्कोर। और सीटी सीवियरिटी स्कोर नंबर देते हैं, भाई ये कितना खराब हो गया है, पूरा खराब हो गया है तो इसको नंबर दे देंगे 5, थोड़ा कम है तो 4, 3, एकदम स्वस्थ है तो 0, ऐसे नंबर दे देते हैं। ऐसे कैसे, इसको भी दे दिए, इसको भी दे दिए, इसको भी दे दिए, इसको भी दे दिए। टोटल 5 पार्ट है तो 5 × 5 का मतलब टोटल 25 मार्क्स है। इस 25 में से कितने आए, जितना ज्यादा खराब है उतने ज्यादा नंबर आएंगे। सपोज 5 ही पूरे खराब है तो हो सकता है 25 आ जाए, 25 आ गया मतलब पूरे का पूरा फेफड़े खराब हो गए। 20 तक है तो भी इसका मतलब काफी खराब हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा बचा है। 8, 10, 12 है तो फिर भी चलो आधे से ज्यादा तो अभी फेफड़े ठीक है। तो अब ये सीटी सीवियरिटी स्कोर कितना होता है उसके आधार पे कि खूब लंग्स कितने फेफड़ों को डैमेज किया है, ये सीटी सीवियरिटी स्कोर के माध्यम से देखा जाता है। 20 से ऊपर हो गया है इसका मतलब है कि फेफड़े बहुत खराब हो गए, ठीक होने की संभावना अब काफी कम है। तो एक ये टेस्ट भी किया जाता है केवल ये देखने के लिए कि कोरोना की वजह से फेफड़े कितने खराब हुए हैं। अब इस कोरोना वायरस की वजह से बॉडी के अंदर और कितनी दिक्कत आई है और कितना क्या हुआ है, उसके लिए 3 टेस्ट और किए जाते हैं। एक किया जाता है डी डाइमर टेस्ट। डी डाइमर एक प्रोटीन होती है, जब भी हमारे बॉडी के अंदर क्लॉटिंग होने लगती है। एक्चुअली क्या होता है कि वायरस बैक्टीरिया वगैरह कोई भी हो तो तोड़फोड़ करेंगे ही करेंगे। एक एल्वियोली को तोड़ रहे हैं, दूसरे को ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग होगी तो छोटे छोटे क्लॉट भी बनेंगे, क्लॉट बनेंगे तो ब्लड में क्लॉट होंगे। तो कोरोना ही नहीं, दूसरे कई इंफेक्शन जो होते हैं उनमें ब्लड के अंदर छोटे छोटे क्लॉट के टुकड़े, उनको बोलते हैं डाइमर। ये जितने ज्यादा है इसका मतलब नुकसान उतना ही ज्यादा पहुंचा है। तो डी डाइमर टेस्ट भी किया जाता है, और डी डाइमर टेस्ट करके जनरली ये नैनोग्राम में अगर यूनिट निकाली जाए तो 500 नैनोग्राम पर लीटर तक हो तब तक तो कहते हैं कि ठीक है। उससे ज्यादा जितनी है इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा गया है, ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा डी डाइमर है। तो एक तो डी डाइमर टेस्ट करते हैं। एक टेस्ट जो करते हैं वो करते हैं IL-6 टेस्ट। IL-6 क्या होता है? IL का मतलब इंटरल्यूकिन। और इंटरल्यूकिन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर वायरस का जब भी इंफेक्शन होता है तो ऐसी स्थिति में वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी कुछ साइटोकाइंस बनाती है। वो साइटोकाइंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरल्यूकिन बोलते हैं। वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी द्वारा बनाए हुए साइटोकाइंस जो दूसरी कोशिकाओं को जाके इन्फॉर्म करते हैं कि एक दुश्मन आ रहा है, फटाफट तैयार हो जाओ। तो ये काम की चीज है वैसे तो, बट ज्यादा हो जाए तो दिक्कत ही है। तो बॉडी खूब सारे साइटोकाइंस बना देती है, इंटरल्यूकिन 6 बना देती है, और ये इतने फैल जाते हैं। कभी कभी होता है कि 1-2 परेशान करने वाले थे और मदद करने वाले 50 आ गए, तो वो अपने आप में 50 लोगों को हैंडल करना अपने आप में एक दिक्कत हो जाती। तो बस वही स्थिति हो जाती है कि कई बार ये संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब इसको खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये संख्या भी अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो भी काफी दिक्कत है। पिकोग्राम पर लीटर के आधार पे इसको मेजरमेंट किया जाता है, और लगभग 100 पिकोग्राम तक होता है तब तक नॉर्मल है, और उससे आगे होता है तो दिक्कत देता है। तो दूसरा टेस्ट ये है। नॉर्मल वैल्यू वगैरह आप देख लेना, मैं केवल आपको नाम बता देता हूं। वो एक CRP टेस्ट, C रिएक्टिव प्रोटीन। ये भी हमारी बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन होता है, जब कोई बीमारी होती है, तो ऐसी स्थिति में ये C रिएक्टिव प्रोटीन भी बनती है। ये C रिएक्टिव प्रोटीन
अगर ज्यादा बढ़ने लग गई तो इसका मतलब भी यह है कि दिक्कत काफी ज्यादा है। तो ये 10 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास है तब तक ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा है तो इसका मतलब ये भी एक दिक्कत है। तो ये बॉडी में जब भी इन्फ्लामेशन होता है, बॉडी में जब भी कोई बीमारी होती है, तो ये एक इंडिकेशन होता है, ये हमें बताते हैं कि दिक्कत कितनी है। भाई आप नॉर्मल हो सब कुछ तो सारे जो है इसकी नॉर्मल रेंज से बहुत थोड़े बहुत दिखेंगे, नहीं तो नहीं भी दिखे, लेकिन जब भी बीमार होते हैं तो इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये इन्फ्लामेशन बॉडी में जब भी होता है तो इनकी, अब ये जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा दिक्कत है। वैसे तो इंडिकेशन है ये कि साहब अंदर दिक्कत है इसलिए हम आए हैं, लेकिन ये भी अपने आप में फिर इनको भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो केवल ये दिखाते हैं, ये कोविड है ये नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं कि किसी भी बीमारी की वजह से कितनी सीवियरिटी हुई है, नुकसान कितना हुआ है, दिक्कत कितनी है, उसको करने के लिए ये भी कुछ टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। तो ये था आपके कोरोना का डायग्नोसिस। इच्छा तो मेरी ये थी कि आज मैं पूरा करूंगा इसको, बट चूंकि लगभग 1.5 घंटे के आसपास हो गया है और अभी ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन दोनों बाकी है। ट्रीटमेंट भी अपने आप में अच्छा खासा, क्योंकि उसमें भी कई चीजें हैं जो समझाने लायक है, और वैक्सीनेशन वैसे ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा ये, लेकिन फिर भी अब है और मैं नहीं चाहता कि अब 2-2.5 घंटे की क्लास करें। नेजल स्वैब जो है ये लिया जाता है, एक बफर सॉल्यूशन के अंदर इसको डालते हैं, मशीन है उसमें डालते हैं, तो वो जांच करके बता देता है कि उसमें कोरोना के वायरस का जो सीक्वेंस है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेम है या नहीं है। तो ये रैपिड एंटीजन टेस्ट, इस प्रकार के किट आते हैं, सैंपल वैसे के वैसे लेना है, यहाँ पे डालना है, यहाँ पे एक लाइन तो ये दिखाती है कि सैंपल बिल्कुल यहाँ तक पहुंच गया है, सैंपल की स्टडी हो गई है, और दूसरी लाइन अगर रेड लाइन दिखती है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव है। जैसे यूरिन टेस्ट से प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, लगभग वैसे के वैसे। एंटीबॉडी टेस्ट में भी लगभग वैसे ही होता है, लेकिन इसमें ब्लड सैंपल, सीरम सैंपल ये लिया जाता है और इसको देख के किया जाता है। और सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडी बढ़ी हुई होती है वो आपको पता होनी चाहिए, IgG। अगर पूछे तो आप ये आंसर दे देवें। ये सीटी स्कैन करके भी पता लगाया जाता है कि फेफड़े कितने खराब हुए हैं, और उसमें सीटी स्कैन सीवियरिटी स्कोर देखा जाता है। 5 लोब है, इसलिए टोटल 25 मार्क्स, 25 में से कितने 12 या इससे कम है, तब इसका मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है लेकिन ज्यादा नहीं है। और 21 या उससे ज्यादा है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत है। स्कोर जितना ज्यादा होगा फेफड़े उतने ही ज्यादा खराब है। ये 2 फेफड़े, ये राइट वाला है, इसके 3 लोब हैं, ये लेफ्ट वाला है, इसके 2 लोब हैं। हर लोब में कौन कितना खराब हुआ है उसके आधार पे मार्किंग दी जाती है, नंबर दिए जाते हैं। ये 3 टेस्ट और किए जाते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये टेस्ट किए जाते हैं। आपको एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब आगे ट्रीटमेंट की बात मेरे ख्याल से अब अगली क्लास में ही करेंगे, वो छोटी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इतनी लंबी भी क्लास ज़्यादा ठीक नहीं है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।